ओके फ्रेंड्स, अब हमने सब नॉर्मल चीज़ें पढ़ ली हैं, क्या क्या किडनी में जो है नॉर्मली होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एबनॉर्मलिटी, दैट इज डिसऑर्डर ऑफ किडनी। ठीक है, किडनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी में, और इसका कुछ भी यदि डिसऑर्डर हो तो हमें बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, कैसे? क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीशन का काम करता है और दूसरे भी रेगुलेशन करता है। ठीक है, यदि किडनी में डिसऑर्डर होगा तो ऑफ कोर्स जो हमारी किडनी के फंक्शंस है वो अफेक्ट होंगे। सबसे पहला जो डिसऑर्डर मैं बता रही हूँ वो है पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस जो है ये इन्फ्लामेशन है किसका? रीनल पेल्विस, कैलिक्स। ठीक है, इस पार्ट का जो है ये इन्फ्लामेशन होता है। अब इसे पाइलोनेफ्राइटिस क्यों कहा गया है? तो पाइलो मतलब कि थ्रू द ट्यूब्स, और नेफ्राइटिस, नेफ्रो मतलब कि किडनी, और आइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो इस प्रकार पाइलो थ्रू ट्यूब इन्फेक्शन ऑफ किडनी। अब थ्रू ट्यूब क्यों? क्योंकि ये जो पाइलोनेफ्राइटिस होता है ये जो है वो ड्यू टू द इन्फेक्शन इनटू द ब्लैडर और यूरेटर्स के थ्रू जो इन्फेक्शन है वो किडनी में आ जाता है और इस पार्ट को वो इन्फेक्ट करता है, जिसके कारण ये पार्ट इन्फ्लाम्ड हो जाता है, इसलिए इसे कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस ऑफ कोर्स मैंने आपको कहा रीनल कैलिक्स और रीनल पेल्विस जो हैं इसमें अफेक्ट होते हैं, तो इसमें जो फंक्शन है वो अफेक्ट होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन अफेक्टेड, साथ ही इसमें बैक पेन होता है। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स जो किडनी है वो उसमें कुछ पार्ट इन्फ्लाम है, इसलिए जहाँ किडनी होती है उस पार्ट में लॉइन रीजन में पेन होता है बैक में, और साथ ही जो यूरिनेशन है वो पेनफुल होता है, पेनफुल यूरिनेशन, और साथ ही फ्रिक्वेंट यूरिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है पाइलोनेफ्राइटिस, जिसमें कि जो रीनल पेल्विस और कैलिक्स है उसमें इन्फेक्शन होता है थ्रू द यूरेटर, और इसके कारण जो फंक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन डिक्रीज होता है, इसलिए फ्रिक्वेंट और पेनफुल यूरेशन होता है और बैक पेन होता है। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन जो है वो कम है, इसलिए यूरिन की मात्रा भी जो है इसमें ज़्यादा होगी, इंक्रीज यूरिन क्वांटिटी। ठीक है, ये हो गया हमारा पाइलोनेफ्राइटिस। दूसरा जो डिसऑर्डर वो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है वो है इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसके कई कारण हो सकते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, और इसके कारण जो फंक्शन अफेक्ट होता है वो होता है फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन अफेक्ट होता है, और इसलिए कई बार जो फिल्ट्रेशन, चूंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है ग्लोमेरुलस का, तो वो रॉन्ग फिल्ट्रेशन करता है और इसलिए प्रोटीन और ब्लड भी फिल्टर कर देता है, और इसलिए प्रोटीन और ब्लड जो है वो यूरिन में अपीयर होने लगते हैं। ठीक है, इसलिए जब इस पेशेंट का हम यूरिन टेस्ट कराएंगे तो यूरिन में प्रोटीन और ब्लड दोनों मिलेगा, जो कि नॉर्मली नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये है ग्लोमेरुलाइटिस, जिसमें प्रोटीन और ब्लड मिलता है यूरिन में, क्योंकि जो ग्लोमेरुलस है उसका इन्फ्लामेशन हो गया है और वो फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं कर रहा है, और प्रोटीन और ब्लड भी उसमें जो है यूरिन में वो फिल्टर कर दे रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये कहलाती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बाद यूरेमिया। यूरेमिया जो है, यूरेमिया मतलब कि इंक्रीज्ड यूरिया इन ब्लड को कहते हैं यूरेमिया। यूरेमिया के बहुत से कारण हो सकते हैं। ऑफ कोर्स जब किडनी के फंक्शंस अफेक्ट होते हैं तब वो यूरेमिया कॉज कर सकता है, तो वो नेफ्राइटिस, यदि किडनी का इन्फ्लामेशन है तो
या फिर किडनी जो फंक्शंस हैं वो फेलियर हो गया है किडनी का, वो फंक्शन ही नहीं कर पा रही है, तो यूरेमिया हो सकता है और इससे जो ब्लड में यूरिया की मात्रा है वो बढ़ जाती है और ये यूरिया जो है वो फिर हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। ठीक है, हमने ये देखा था कि यूरिक एसिड जो है वो यदि ज़्यादा हो जाए तो गाउट कॉज करता है। ठीक है, तो यूरिया यदि ब्लड में ज़्यादा है तो ऑफकोर्स वो गाउट भी कॉज कर सकता है, जो कि जॉइंट की प्रॉब्लम होती है जिसमें यूरिक एसिड जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। ठीक, यूरेमिया के बाद हम पढ़ेंगे सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस जो है ये है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लैडर। ठीक, ब्लैडर में यदि इन्फ्लामेशन हो जाए तो क्या होगा, फ्रीक्वेंट पेनफुल बर्निंग मैक्चुरेशन होगा। ठीक है, और इसमें लोअर एब्डोमेन में पेन भी हो सकता है और साथ में सिस्टाइटिस के साथ में हीमेचूरिया भी हो सकता है, ब्लड भी जो है यूरिन में अपीयर हो सकता है। तो सिस्टाइटिस मतलब कि ब्लैडर का इन्फॉर्मेशन और जिसमें कि पेनफुल फ्रीक्वेंट और बर्निंग यूरिनेशन जो है वो होता है। और यूटीआई भी जो है इसको कह सकते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें यूरेथ्रा का भी इन्फेक्शन होता है, साथ ही ब्लैडर भी जो है उसमें इन्वॉल्व होता है। सो सिस्टाइटिस बहुत यूजुअली जो है, मैंने आपको बताया था कि यूरेथ्रा शॉर्ट होने की वजह से फीमेल्स जो हैं दे आर वेरी फ्रिक्वेंट विक्टिम ऑफ दिस सिस्टाइटिस और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और उनको जो है काफ़ी जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, सिस्टाइटिस हो गया। उसके बाद आया किडनी फेलियर। ठीक है, किडनी फेलियर जो है इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किडनी फेलियर मतलब कि किडनी नॉट परफॉर्मिंग फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, यदि एक्सक्रीशन का बिल्कुल काम ना कर पाए जो किडनी है, यूरिन फॉर्मेशन ना कर पाए, तो उसे कहते हैं हम कि किडनी फेलियर हो गया है। और इस कंडीशन को कहेंगे एन्यूरिया, मतलब कि देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो किडनी फेलियर के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, जैसे यदि किडनी में जो है इंजरी हो कोई सी, या फिर ट्यूब्यूलर जो है ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस हो गई हो, या ट्यूब्यूलर में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो या प्रॉब्लम हो या इन्फेक्शन हो। ठीक है, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स के कारण कई बार ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं किडनी फेलियर के, जिसके कारण किडनी जो है वो फंक्शन करना बंद कर देती हैं और हम उस कंडीशन को कहते हैं किडनी फेलियर। जब किडनी फेल हो जाती है तो क्या होता है कि जो किडनी यूरिन नहीं बना पाती, और दूसरा जब वो यूरिन फॉर्म नहीं कर पाती तो एक्सक्रीशन नहीं होता। जब एक्सक्रीशन नहीं होता तो यूरेमिया की कंडीशन होती है, और यूरेमिया की कंडीशन के साथ ही अनीमिया भी होता है। अनीमिया कैसे होता है, क्योंकि जो हमारा एरिथ्रोपोएटिन है वो सिक्रीट नहीं हो पाता किडनी से, तो उसके कारण अनीमिया हो जाता है, डिक्रीज्ड एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। ठीक है, उसके कारण जो है हमें अनीमिया भी हो सकता है किडनी फेलियर के कारण। और दूसरा जो चीज़ है वो है यूरेमिया, दैट इज़ यूरिया के जो है, और दूसरे फॉरेन सब्सटेंसेस जो कि हमें एक्सक्रीट करना चाहिए, वो यदि किडनी फेलियर के कारण एक्सक्रीट नहीं होते तो उनकी मात्रा भी जो है हार्मफुल हो सकती है हमारे शरीर के लिए। और किडनी फेलियर जो है एक बहुत ही फैटल कंडीशन हो सकती है, इसलिए जैसे ही किडनी फेलियर डायग्नोस होती है तो दैट पर्सन शुड गो फॉर द
जो है वो डायलिसिस के लिए जाना, यूरो डायलिसिस के लिए वो पर्सन को जाना चाहिए। यूरो डायलिसिस क्या होता है? आर्टिफिशियली जो है जो पेशेंट यदि किडनी उसकी फेल हो गई है और उसकी किडनी जो है वो एक्सक्रीशन का काम परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो इन दैट केस जो है आर्टिफिशियली उसको उसका जो ब्लड है फिल्टर किया जाता है, जिसे यूरो डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, वो हम आगे पढ़ते हैं क्या क्या तकनीक होती है उस यूरो डायलिसिस की। ठीक है, सबसे पहले जिस पढ़ लें, पाइलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यूरेमिया, सिस्टाइटिस और किडनी फेलियर। ठीक है, पाइलोनेफ्राइटिस जिसमें कि रीनल, पेल्विस और कैलिक्स अफेक्ट होंगे और कॉन्सेंट्रेशन जो है यूरिन का कम होगा, जिससे यूरिन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, फ्रिक्वेंट और पेनफुल यूरिनेशन, साथ में बैक पेन होगा। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में ग्लोमेरुलस का इन्फ्लेमेशन होगा और उसके कारण प्रोटीन और ब्लड यूरिन में अपीयर होने लगेंगे। यूरेमिया जो है, यूरिया ब्लड में यदि बढ़ जाए, यदि किडनी के फंक्शन किसी कारण से ब्लॉक हो, ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, उसके कारण यदि यूरिन प्रॉपर एक्सक्रीट नहीं की जा रही है तो यूरिया का जो लेवल है वो ब्लड में बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं यूरेमिया। सिस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर, जिसमें कि फ्रिक्वेंट, पेनफुल और बर्निंग मिक्चुरेशन होते हैं, साथ ही लोअर एब्डोमेन में पेन भी हो सकता है और ये जो है ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन होता है, साथ ही यूरेथ्रा भी इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक, किडनी फेलियर पड़ा, जिसमें कि किडनी जो है किसी कारण से फेल हो गई है, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि जो ट्यूब्यूल्स हैं उसकी नेक्रोसिस हो जाना, ठीक है, या फिर जो इन्फ्लामेशन हो जाना पूरी किडनी का, ठीक है, नेफ्राइटिस जिसे कहते हैं, या फिर जो है किडनी में जो है किसी कारण से जो किडनी है वो काम करना बंद कर रही है। ठीक है, तो इस कारण से वो एक्सक्रीशन के जो फंक्शन है उसका वो परफॉर्म नहीं कर पा रही और वो यूरेमिया कॉज करती है, साथ ही वो अनीमिया भी कॉज करती है। क्यों? क्योंकि अनीमिया जो है ये जो हमारी किडनी है वो इरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट करती है, जो कि हमारा इरिथ्रोसाइट्स की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, कराता है उसका प्रोडक्शन, और यदि इरिथ्रोपोइटिन नहीं होगा तो आरबीसीज की मात्रा कम होगी और अनीमिया कॉज करेगा। सो दीज आर द disorder. One more disorder is renal calculus और kidney stone. किडनी स्टोन आप फ्रिक्वेंटली सुनते होंगे कि भाई उसे स्टोन हो गई, या पथरी भी उसे कहते हैं। तो ये जो किडनी स्टोन है ये क्यों हो जाती है? इट इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ ऑक्जेलेट और, ठीक है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, और इसके कारण जो है हमारी किडनी में स्टोन फॉर्म हो जाती है। जहाँ जहाँ पे ये इसके जो सॉल्स हैं ये वहाँ जहाँ जमते हैं वहाँ पे ये स्टोन फॉर्म कर लेते हैं, और जहाँ पर भी ये स्टोन फॉर्म होती है तो जब ये बड़ी होने लगती है साइज में, तो हमारा एक तो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती है, ठीक है, फ्लो नहीं होने देती यूरिन का प्रॉपर, और ऑब्स्ट्रक्शन के अलावा जब ये ग्रो होती है तो बहुत सीवियर पेन कॉज करती है, और साथ ही यदि ये आगे बढ़ती है ड्यू टू द यूरिन फ्लो तो उसके मूव होने से भी बहुत ही इंटेंस पेन होता है। जो किडनी स्टोन वाला व्यक्ति है उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, और साथ ही जो है ऑब्स्ट्रक्शन भी ये कॉज करती है, पेन होता है बैक में और नेवल के पास जो है इसका बहुत इंटॉलरेबल पेन जिसे कहते हैं किडनी स्टोन का वो होता है, ठीक है, और ये समटाइम इसे सर्जरी से भी रिमूव करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये हो गई किडनी स्टोन, जिसमें कि स्टोन फॉर्म हो जाती है ऑक्जेलेट और यूरिक एसिड यूरिया की जो है स्टोन फॉर्म हो जाती है हमारे किडनी में, ठीक। तो ये हो गए हमारे डिसऑर्डर ऑफ किडनी, वी हैव कंप्लीटेड विद। नाउ वी विल सी व्हाट इज यूरो डायलिसिस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किडनी फेलियर यदि हो जाए तो पेशेंट को यूरो डायलिसिस की ज़रूरत होती है, डायलिसिस आर्टिफिशियली डायलिसिस करने की ज़रूरत होती है।
ओके फ्रेंड्स, तो मैंने जैसा कि बताया कि जिन पेशेंट्स में किडनी जो है फेल हो जाती है फाइनली और वो फर्दर एक्सक्रीशन का काम नहीं कर सकती, एनी वन ऑफ द किडनी, ठीक है, बोथ द किडनी, नॉट एनी वन, बोथ द किडनी यदि फेल हो जाए और कोई भी नॉर्मल फंक्शन ना कर पाए, एनी वन ऑफ द किडनी कैन नॉट परफॉर्म द function of excretion. So what happens that they have to go for the hemodialysis, जिसे हम कहते हैं हीमोडायलिसिस, जिसमें कि आर्टिफिशियली जो है आर्टिफिशियली जो ब्लड है पेशेंट का उसे फिल्टर किया जाता है। इसमें जो है एक यूनिट होती है। ओके, तो इसमें आपको मैं डायग्राम शो करती हूँ कैसे जो है एक पर्सन का ब्लड बहुत मोटा हाथ बन गया है ना, ठीक है। चलिए, तो ये जो है एक पेशेंट है जिसकी किडनी जो है फेल हो गई है। इसमें क्या होता है, हीमोडायलिसिस में रेडियल आर्टरी से ब्लड जो है वो लिया जाता है और इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसमें क्या होता है, ठीक, एक सेलोफैन की एक ट्यूब होती है। सेलोफैन ट्यूब जो होती है, सेलोफैन जो है, सेलोफैन वो एक मेम्ब्रेन का काम करती है जिसमें से कि जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास हो सकते हैं लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये एक सेलोफैन की ट्यूब में से ब्लड गुजरता है। ये एक ऐसे सॉल्यूशन में रहती है जिसका कि कंपोजिशन सिमिलर होता है एस ठीक है, ओके। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है कंप्रेस्ड, ठीक, ओके। देन सेफिनस वेन जो कि लेग्स में रहती है उसके द्वारा ये ब्लड वापस जो पर्सन है उसको पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, जब ये फिल्टर हो जाता है तो वापस जो है पर्सन में पहुंचा दिया जाता है, ठीक। यहाँ पे एक ट्यूब है जिसमें यूज्ड या फिल्टर्ड फ्लूइड है, वेस्ट, ठीक। ये है सेलोफैन ट्यूब, ठीक है। इसमें है फ्लूइड ऑफ इक्वल कंपोजिशन ऑफ ब्लड
ब्लड की इक्वली कंपोजिशन का जो है फ्लूइड इसमें रहता है और यहाँ पे है यूज्ड जो है फ्लूइड, ठीक। यहाँ पे जो है फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड है, फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड, और ये जो है वो है यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड। ओके, यहाँ पे जो ये है रेडियल आर्टरी है और यहाँ पे जो है ये है सेफिनस वेन, ठीक। यहाँ पे जो है ये है कंप्रेस्ड CO2 एंड एयर, ठीक है। यहाँ पे फ्रेश डायलिसिंग फ्लूइड और ये है टेम्परेचर बाथ। टेम्परेचर बाथ का क्या काम है ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक। सैलोफोन ट्यूब हो गई, पंप हो गया, यूज डायलिसिंग वाटर, ठीक है। ओके, सो ये हो गया हीमोडायलिसिस की जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, लेकिन ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है कि कैसे डायलिसिस की जाती है। तो डायलिसिस में क्या होता है, मेन वर्क होता है सैलोफेन ट्यूब का। सैलोफेन ट्यूब का, सैलोफेन ट्यूब जो होती हैं ये ऐसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती हैं। It work as a semi-permeable membrane which allow transport of या transfer of micromolecules and not of macromolecules, ठीक है। जिस प्रकार ग्लोमेरुलस में होता है उसी प्रकार ये सैलोफोन ट्यूब जो है, सैलोफोन ट्यूब जो है एक मेम्ब्रेन का काम करती है जिसमें से होके जब ब्लड गुजरता है तो क्या होता है कि ये जो सैलोफोन ट्यूब रहती है इट इमर्ज्ड इनटू द फ्लूइड हैविंग इक्वल कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन ब्लड, ठीक है। ह्यूमन ब्लड का जो कंपोजिशन रहता है वैसा ही कंपोजिशन इस ब्लड प्लाज्मा का, जो इस फ्लूइड का जो है वो ब्लड प्लाज्मा की तरह का ही कंपोजिशन होता है, सिर्फ उसमें यूरिया नहीं होता, ठीक है, बट नो यूरिया। तो क्या होता है कि जब पेशेंट का ब्लड यहाँ से पंप किया जाता है सैलोफोन ट्यूब में, और ये ट्यूब जो रहती है एक ऐसे वाटर में जिसमें कि इक्वल कंपोजिशन है, तो क्या होता है कि वो मटेरियल, वो वेस्ट मटेरियल जो इस ब्लड में नहीं है, जो यहाँ पे नहीं है इस फ्लूइड में, तो वो क्या होते हैं, वो पास ऑन हो जाते हैं और इस प्रकार ट्रांसफर हो जाते हैं। क्या? ट्रांसफर ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, एक्सेस आयन और एक्सेस H आयन, ठीक है। इस प्रकार जो भी एक्सेस आयन है और एक्सेस H आयन है, साथ ही यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन वो क्या होते हैं, वो रिलीज कर दिए जाते हैं ब्लड से इस फ्लूइड में डिफ्यूजन के द्वारा, और फिर क्या होता है कि ये ब्लड जो है वापस पहुंचा दिया जाता है किसमें, पेशेंट में। लेकिन इससे पहले यहाँ पे क्या होता है कि जो पेशेंट का ब्लड है उसे क्या किया जाता है, उसे कूल करके रखा जाता है। यहाँ जो हमारा टेम्परेचर बात है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ब्लड को रखता है, ब्लड को। अच्छा, और उससे भी पहले जो हमारा ब्लड है उसमें क्या करते हैं, एंटीकोएगुलेंट मिक्स करते हैं, ब्लड को एंटीकोएगुलेंट में मिलाते हैं, फिर उसे कूल किया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है।
ये जो टेम्परेचर बात है वो क्या कर रहा है, वो इस फ्लूइड को कूल रख रहा है और उसके द्वारा जो ब्लड है वो भी हमारा कूल होता रहता है। और इस प्रकार जो ब्लड का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे उसे वो मेंटेन रखता है। और चूंकि उसमें एंटीकोएगुलेंट मिला दिया गया होता है, इसलिए वो जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता। ठीक, फिर उसे डायलिसिस के लिए सैलाफिन ट्यूब में रखते हैं और सैलाफिन ट्यूब से जो जब डायलिसिस हो जाती है, वेस्ट मटेरियल निकल जाता है, तो ब्लड को वापस क्या करते हैं, हिपैरिन मिलाते हैं। हिपैरिन क्यों मिलाते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड में यूजुअली हिपैरिन मिला होता है, जिसके कारण जो है हमारा ब्लड जो है क्लॉट कर सकता है। ठीक है, तो हमारे ब्लड में जो है हेपैरिन को मिलाते हैं और जिससे जो नॉर्मल उसकी क्लॉटिंग एक्टिविटी है वो हो पाए, इसलिए यहाँ से हेपैरिन मिला के और फिर वापस उसको जो है ओके सो ओके नाउ इट्स नॉट हेपैरिन, इट्स एंटी हेपैरिन, क्योंकि हिपैरिन तो ऑलरेडी ब्लड में हमारे रहता है, तो एंटी हिपैरिन जो है हमारे ब्लड में मिक्स किया जाता है। ठीक है, जो पेशेंट है उसको डायलिसिस जब हो जाती है, तो जब ब्लड को वापस भेजा जाता है बॉडी में, तो उसमें फिर से एंटी हिपैरिन मिलाया जाता है। एंटी हिपैरिन क्योंकि पहले हम एंटीकोएगुलेंट मिला चुके हैं, जिससे जब हम डायलिसिस कर रहे हैं तो क्लॉट ना बने। ठीक, जब डायलिसिस हो गई तो ब्लड में वापस हम एंटी हिपैरिन मिला देते हैं और फिर ब्लड को सेंड कर दिया जाता है फिर से बॉडी में। ठीक, इसको जो ब्लड को है वो रीसेंड कर दिया जाता है बॉडी में। ठीक है, सो दिस इज द टेक्निक ऑफ हीमोडायलिसिस। सैलाफिन ट्यूब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही ब्लड को कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है 0 डिग्री सेल्सियस में, और साथ ही एंटी हिपैरिन के साथ में ब्लड को नॉर्मल टेम्परेचर पे भी करते हैं। हैज टू कम ऑन नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, तो ब्लड को जो है वो हीट करके और फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे लाया जाता है, और इस प्रकार पहले तो कूल करते हैं और फिर उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके एंटी हिपैरिन मिला के बॉडी में भेज दिया जाता है, और इस प्रकार जो उसका ब्लड है पेशेंट का वो हो जाता है फ्रेश और उसमें से वेस्ट मटेरियल को निकाल दिया जाता है। ठीक है, सो ये हीमोडायलिसिस की प्रोसेस है, जिसका जो सीक्रेट है वो ये है, ये मेम्ब्रेन सैलाफिन ट्यूब, जिसे कि जब हम उस फ्लूइड में डालते हैं जिसका इक्वल कंपोजिशन है, तो क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है passes into dialysis fluid through osmosis। ठीक है, तो ये जो है ये इस वजह से वो डायलिसिस हो जाती है और पेशेंट की बॉडी में फिर से फ्लूइड या ब्लड को भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो हीमोडायलिसिस की प्रोसेस है जितनी इजी हमें लग रही है उतनी इजी नहीं होती, क्योंकि देयर आर द रिस्क होता है किस चीज़ों का। पहला तो रिस्क है कि टेम्परेचर जो है हम चेंज कर रहे हैं, उसके कारण जो है प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहिए। क्लॉटिंग का, क्लॉट बनने का जो है, यदि क्लॉट बन जाए ब्लड में और बॉडी में चले जाएं तो उसके कारण क्लॉट्स से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी जो कैपिलरीज हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं, तो क्लॉट बनने का रिस्क होता है। दूसरा रिस्क होता है एनाफाइलैक्सिस का। ठीक है, कि इस प्रोसेस के कारण जो है एलर्जिक रिएक्शन भी हमारी बॉडी में हो सकती है और उसके कारण पेशेंट को फीवर हो सकता है। ठीक, बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो उस पेशेंट को हो सकती है। तो जो हीमोडायलिसिस है इट्स नॉट एन इजी प्रोसेस, इट कॉजेज द ग्रेट जो है ग्रेट डिस्ट्रेस कॉज करती है, ग्रेट डिस्कम्फर्ट कॉज करती है विक्टिम को, एंड इट इज़ नॉट अ इजी प्रोसेस। ठीक, साथ ही इसका जो एक ऑप्शन है, ये दूसरा विकल्प जो है वो ये है
कि किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। ठीक है, तो किडनी ट्रांसप्लांट जो है उन पेशेंट में की जाती है जिसको किडनी फेलियर हो जाता है। ठीक, तो आगे हम देखेंगे किडनी ट्रांसप्लांट कैसे की जाती है।